हेलो दोस्तों, नमस्ते। अमारा राजा बैटरीज़ लिमिटेड के बारे में एक छोटा सा अपडेट देख लेते हैं और हम देखेंगे क्या क्या इस लेवल पे एंट्री के लिए बेस्ट है या फिर नहीं है। दोस्तों, अमारा राजा बैटरीज़ और एक्साइड इंडस्ट्रीज़ इस तरीके से दो ही नाम उभर कर आते हैं जब आप बैटरीज़ के बारे में बात करते हो। और मेरी बात आप अच्छे से सुनिए यहाँ पे। भले आपको ये स्टॉक जो है ये कहीं पर भी रिटर्न अगर इस तरीके से कंपेयर करोगे तो ये रिटर्न वगैरह के बारे में निगेटिव ही में ही आपको दिखाई देगा। बट दोस्तों, ये स्टॉक फ़िलहाल के डेट में बहुत ही अच्छे खासे वैल्यूएशंस पे आपको आ गया है। मैं हमेशा आप कहता रहता हूँ मेरे वीडियोज़ में कि जब स्टॉक अच्छे खासे वैल्यूएशंस पे आता है तो वहाँ पे अपडेट देने का मैं ट्राई करता हूँ। और हमेशा ही मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि भले ही आप पूरा पैसा एक साथ बल्क बाय मत कीजिए। बल्क बाय की रेंज जो होती है वो कम होती है, बट आप एक अक्यूमुलेशन टाइप का फेज स्टार्ट कर सकते हो ताकि आपसे जो रैली है, जो भी स्टॉक में मूवमेंट है वो मिस ना हो जाए। तो ऐसे में दोस्तों 16 का ही पी लेकर चल रहा है ये स्टॉक, जबकि सेक्टर का 62 का है, जहाँ पे एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा खासा स्कोप है। और दोस्तों कुछ जो ठहराव होते हैं वो मंजूर नहीं होते हैं, कहीं पर भी प्लांट के बारे में कुछ लीगल केसेस आ जाते हैं, वैसे में स्टॉक के प्राइजेस कभी कभी गिर जाते हैं। मतलब कि इसका ये मतलब होता नहीं है कि वो जो स्टॉक है वो किसी काम का नहीं है या फिर उस जो कंपनी है वही बंद होने वाला है। देखिए, गिने चुने उभर कर ही ये 2-3 ही शेयर आ जाते हैं बैटरीज़ के बारे में, और लॉन्ग टर्म में इन्हीं का राज होने वाला है। ऐसा तो कुछ अचानक से होगा नहीं कि एक थर्ड पर्सन या फिर कोई दूसरी ही चौथी कंपनी चली आएगी बीच में और वहाँ से आपको ये उसका रेवेन्यू छीन लेगा। ऐसा बहुत ही कम होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, जब इतनी बड़ी तादाद में ये कंपनी स्कोप कर रहे हैं। अगर आपको इसका एक नेगेटिव पॉइंट दिखाऊंगा तो वो यही है कि म्यूचुअल फंड्स और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें हल्की सी होल्डिंग जो है वो डिक्रीज़ कर दी गई है। बट दोस्तों, ये भी देखने वाली बात है कि उन्होंने डिक्रीज़ की है, बट वो इंक्रीज़ भी इतने झट से कर देते हैं। आपको रिसेंट एग्जांपल मैं बताता हूँ। देखिए, दिसंबर 2020 में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के ऊपर आप ध्यान रखिए 7.96 है। वही अगर मार्च 2021 के इसमें देखोगे तो डिक्रीज़ हो गई, 5.86 हो गई। 7.96 से मार्च के क्वार्टर में 5.86 हो गई। और फिर से जब जून का क्वार्टर आ गया, जून 2021 का, तो देखिए फिर से 7.84 हो गई। मतलब कि इससे ये कोई बहुत बड़ी तरीके से रेड फ्लैग नहीं आता है। ये लोग डिक्रीज़ करते हैं, बट एक ही क्वार्टर में जब इनके पास में कुछ आता है अच्छा खासा, जब शेयर वैल्यूएशंस पे, तो फिर से एंट्री ले लेते हैं। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग नाम की भी चीज़ होती है दोस्तों, और म्यूचुअल फंड भी हो या फिर कोई भी हो, हर कोई प्रॉफिट चाहता है अच्छे खासे वैल्यूएशंस पे। ये शेयर जो है वो 775 के ऊपर की रेंज पे चला गया था, 780 के आसपास, और वहाँ से उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। साथ ही साथ में ये जो नया वायरस है उसका भी स्ट्रेन आया और एफआईआईज ने भी अपना प्रॉफिट बुकिंग किया। तो म्यूचुअल फंड भी करना एकदम लाजमी सी बात है, और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। तो आप देखोगे कि 7.84 म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थी जून के क्वार्टर में, और अभी फिर से गिर गई 5.80। मतलब कि 7.96 थी, फिर से एक क्वार्टर में गिर गई 5.8 के आसपास आ गई, और फिर से 7.84 हो गई, और फिर से एक क्वार्टर में फिर से गिर गई। उसी तरीके से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का भी आप ध्यान रखिए। देखिए, दिसंबर 2020 के इसमें 20.91 थी, और मार्च में 21.34 थी, और जून के क्वार्टर में 22.10 थी। अब इतनी बड़ी होल्डिंग इन्होंने की है, ऑब्वियस सी चीज़ है, ये लोग अपना प्रॉफिट वगैरह भी बुक कर रहे हो, तो 2% से अगर गिर रही है तो आपके लिए बहुत बड़ी पैनिक की चीज़ यहाँ पे है नहीं। अगर 22 के आसपास की उनकी होल्डिंग है और बाद में 20 आ रही है तो ये कोई बहुत बड़ी पैनिक वाली बात नहीं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 5-10% की होल्डिंग बेच दी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये मुझे तो कोई अलार्मिंग सिचुएशन वगैरह ऐसी कुछ लगती नहीं है। एंट्री के लिए ज़बरदस्त है। डिविडेंड यील्ड 1.74 का है, और पीबी रेशियो भी इसका 2.56 का है। तो दोस्तों, स्कोप बहुत ज़्यादा है इस कंपनी के लिए, और आने वाले टाइम में भी आपने तो सुन ही रखा होगा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल सब बूम चल रहा है, और उसी के वजह से ये स्टॉक भी बूम में एक लेवल पे आ चुका था। बाद में लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा कम होता गया, और इसमें बुकिंग भी होती गई प्रॉफिट की। अब देख सकते हो इसके रेवेन्यू जो है, प्रॉफिट जो है, वो एकदम बने हुए हैं, कुछ डिक्रीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। और अगर इसका कैश फ्लो देखा जाए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये भी दिखाती है कहीं ना कहीं कि कैश फ्लो भी इसका बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। भले ही 75 करोड़ से 70 करोड़ से इसका कम है,
पिछले 2020 के फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले, बट स्टिल 305 करोड़ का कैश फ्लोज रखना ये कोई मतलब मामूली बात नहीं है। इनकम भी आप लोग अगर देखोगे तो भी जो टोटल रेवेन्यू है वो पिछले ईयर के मुकाबले बढ़े ही है। पिछले ईयर 6,894 जब थे तो अभी 7,237 हो गए। और यहाँ पे अगर आप नेट इनकम भी देखोगे तो 660 करोड़ का पिछले ईयर में था 2020, और अभी भी इसका 646 करोड़। मतलब कि बना हुआ है सब कुछ, ऐसी दिक्कत वाली चीज़ें नहीं है, और अच्छे खासे वैल्यूएशंस पे स्टॉक आया है, जो कि आगे चल के अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली आपको मिस तो नहीं ही करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने यहाँ पे अगर एंट्री नहीं लेना है तो कब लेना है, तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। ये एक तरीके से कंसोलिडेशन का जोन हम लोग कह सकते हो 600 के आसपास में, और यहाँ से अगर से कुछ भी मार्केट में थोड़ा सा भी बूम आ जाता है तो ये स्टॉक आपके हाथ में फिर से आने वाला नहीं है इस लेवल पे। तो उस तरीके से सोचिए, समझिए, अपना डिसीजन लीजिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी पूछ लीजिए कि क्या इस लेवल पे अच्छा खासा है या नहीं। अदरवाइज़ मेरे तरफ से तो फ़िलहाल के डेट में ये स्टॉक अच्छा है लेने के लिए। और ख़ास करके मैं अगर मेरा 1 लाख रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ तो फ़िलहाल के डेट में इस लेवल पे मैं एटलीस्ट 50,000 तो इन्वेस्ट कर दूंगा। मेरा 50% इस लेवल पे होगा। बाद में मैं फिर से अगर इसमें डाउन ट्रेंड आता है, अगर ये जो चल रहा है वायरस इसका, इसकी वजह से अगर कुछ डाउन ट्रेंड फिर से आता है तो फिर से 25,000 और बचे हुए 25,000 फाइनली में, तो इस तरीके से जाऊंगा। बट मैं सोचूंगा नहीं, क्योंकि एक अच्छा खासा बाइंग लेवल मुझे लग रहा है। आप अपना डिसीजन ले सकते हो, खुद समझदार हो। हैव अ गुड डे। जय हिंद, वंदे मातरम।